नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ मैं। और बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा साहब की वैकेंसी के लिए है। इससे बात करेंगे, इसकी योग्यताएं क्या हैं, कैसे तैयारी करें, इसकी क्या रणनीति है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसकी योग्यताओं में दो प्रकार की योग्यता आएंगी आपकी। एक तो शैक्षणिक योग्यता क्या आएगी, और इसके साथ साथ इसकी जो आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा एमपीएसआई से संबंधित, ये मेरा यकीन मानिए। हाँ, एक ही डाउट रहेगा, सर तैयारी करवाना है हमें, तो सर हमारी तैयारी आप करवाइए। तो तैयारी के लिए ऊपर दो नंबर दिए गए हैं, एक 7827282222 नंबर है, और एक दूसरा नंबर है 9582012563। इसको सेव कर लीजिए क्योंकि कभी भी काम दे सकता है। मैं आपको थोड़ा सी बताना चाहूँगा इसके बारे में, इसकी तैयारी के बारे में, और इसके तैयारी करना कैसे करें, तैयारी इसकी पूरी की पूरी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या मतलब आयु होनी चाहिए। तो सारा का सारा नोटिफिकेशन मैं लेकर के चलता हूँ, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप तुरंत उसका जवाब भी मैं दे सकूँ। इस पे जो पुरानी नोटिफिकेशन है उसके आधार पर आपको पता है कि इसकी आयु जो सीमा होती है, पहले वो जानिए आप, और ये क्या योग्यता रखता है, साथ ही साथ इसकी क्या स्केल है, क्या ग्रेड पे है, ये सब चीज़ जानते हैं। तो जो दरोगा साहब इसका वेतनमान होता है इनका 9300 से लेकर 3400 मतलब 34,800 इसका जो वेतनमान है वो है। इसमें वेतनमान दिया हुआ है 9300 से, हाँ 9300 से लेके 34,800। ठीक है, आपका जो ग्रेड पे लगेगा वो लगेगा 3600। कुल मिलाकर के आपको कट कुटा करके सैलरी लगभग आपको 35 से 36 मतलब 40 के अंदर आपको कट कुटा करके मिलेगी, आराम से मिलती है। बहुत सारे दोस्त हैं या जान पहचान के हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, तो दे आर डूइंग दिस। तो ये है इसका पहला, तो ये बात दिमाग में रखिए कि इसकी ग्रेड पे जो है आपकी कितनी है, 3600 है। इसके अलावा इस पे परीक्षा के जो केंद्र है वो तो आपके कई मतलब एमपी में हर जगह अवेलेबल है, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में तो एक होता ही होता है, और ख़ासकर जो जहाँ ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट होता है ऑनलाइन होता है। अब आते हैं कि अभ्यर्थी को कितने उम्र का होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, सर कितने साल का व्यक्ति भर सकता है फॉर्म। तो उसकी जानना जरूरी है, उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि पुलिस की वर्दी लेने का ख्वाब जो है जब तक आता तब तक उम्र थोड़ा ढल चुकी होती है। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के कितना है, मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम कितना है 28 साल है। ये आपकी मतलब जो भी जनरल या अनारक्षित वर्ग पे जो भी डालेंगे फॉर्म उनके लिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको 5 साल की आयु सीमा छूट दी जाती है। मतलब एससी 18 से लेकर 33 साल तक, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक, यहाँ तक ये फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी लड़का हो लड़की हो। इसके अलावा साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो भी कोई कर्मचारी अगर है, मध्य प्रदेश का कर्मचारी है, मध्य प्रदेश आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको लगभग 36 साल तक की छूट दी जाती है। मतलब 18 से 36 साल तक के मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए छूट है। ये एक प्रकार से हो गई पूरी हमारी एक बात निराकरण कि किस प्रकार से चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो और भी चर्चा मैं करूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, मान लीजिए कोई महिला है, महिला अभ्यर्थी जनरल की है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता जिसे कहते हैं, तलाक हो गया है, तो उनको 33 ईयर्स तक उनको वो भी फॉर्म भर सकती है, मतलब महिलाएं जनरल जो है। और महिला अगर वो SC ST OBC की है और वो अगर महिला जो है वो तलाकशुदा है, विधवा है, तो उनको जो दी गई है छूट वो लगभग आपकी 38 साल दी गई है। इसके अलावा जो लोग हैं परिवार कल्याण के अंदर जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जो लोग ग्रीन कार्ड धारी हैं, तो वो 2 साल तक की छूट ले सकते हैं। तो मतलब जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, अगर आप शादी ब्याह कर चुके हैं
और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ हो जाए तो ग्रीन कार्ड बनवा लीजिएगा। तो ग्रीन कार्ड के लिए आप पास में जा कर के ग्राम पंचायत से देखिए क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति की मैंने बताया कि अगर मतलब अंतर्जातीय विवाह करते हैं आप, अंतर्जातीय विवाह का मतलब है उच्च जाति निम्न जाति जो कही जाती है। मेरे नज़र में कोई निम्न जाति होती नहीं है, पर तथाकथित कि समाज में कई प्रकार की जातियाँ अगर अंतर्जातीय विवाह करते हैं उसके पास आपका सर्टिफिकेट, आपको 5 साल का पूरा, अगर आप भले ही जनरल कैटेगरी हैं, अंतर्जातीय आपने विवाह कर रखा है तो 28 + 5 और करें 33 ईयर्स तक आप दे सकते हैं इसमें। ये रहा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि जानना था छूटों के बारे में। क्लियर हो बात को? अच्छा, अब इस पे पूरा का पूरा एक पैटर्न ये हो गया हमारे पास कि पता चल गया मोटा मोटा कि कितने साल तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है और कितने साल तक के व्यक्ति को फॉर्म भरना चाहिए। इसके साथ साथ न्यूनतम शारीरिक अर्हता की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक योग्यता तो ये तो हमारी सिर्फ एक हो गई कि कब से कब तक भर सकता है। दूसरी हमारी आ जाती है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएँ कितनी हैं। अभी फिजिकल चल रहे हैं, फिजिकल में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर पॉइंट से भी रह जा रहा है तो उसको बाहर कर दिया जा रहा है हाइट वगैरह में। तो इसकी थोड़ा हाइट देख लें तो इसकी ऊंचाई, जो पुरुषों की ऊंचाई रखी गई है अभी जो तक चली आ रही है 167.5 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट है मेल के लिए। ये किसके किसके लिए है थोड़ा सा याद रखेंगे। साथ ही साथ इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और थोड़ा सा बता दूं इसको मैं, ये किसके लिए है? ये है सिर्फ किसके लिए 167 पॉइंट जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ की गई है, सीना फुलाने के लिए बात की गई है। 81 सेंटीमीटर जो होना चाहिए आपका सीना बिना फुलाए, इसमें 5 ऐड कीजिए तो 86 सेंटीमीटर आपका सीना फुला करके होना चाहिए। मेल के लिए इतना याद रखें। फीमेल के लिए क्या है हाइट? फीमेल के लिए हाइट है 152.4 सेंटीमीटर ओनली। फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर ये हाइट रखी गई है फीमेल के लिए। इसके अलावा कहा गया है कि किसी भी प्रकार से, अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान रखें, ये जो सीना फुलाने वाला मैटर है ना पुरुषों के लिए, किसी भी कैटेगरी का हो, सीना फुलाने में अगर आपका 81 सेंटीमीटर मिनिमम, अब 86 नहीं आता, उसमें छूट नहीं दी जाएगी, किसी हाल में नहीं जाएगी। ये सीधे सीधे आप स्पष्ट तरीके से इसको समझें आप। इसके अलावा और भी बात की गई है इसमें, थोड़ा सा और आगे आते हैं हम अगर चर्चा करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सीधे सीधे लिखा होता है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में, मतलब न्यूनतम जो शारीरिक मांग की गई है इस पे किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है, किसी प्रकार की छूट संभव नहीं है। अर्थात अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो अगर अपने निर्धारित नापजोख पहले चेक कर ले कि वो है कि नहीं है, फिर वहाँ जा कर के ये ना कहे कि मेरे साथ ये हो गया कि मेरे साथ वो हो गया। पहले क्लियर आउट, मतलब सब कुछ क्लियर आउट कर दिया गया। तो ये आपकी अगर योग्यताएं हैं, इतनी योग्यताएं आती हैं तभी आप भरें। स्वस्थ हों आप, आँख कान नाक दृष्टि से ठीक ठाक हो आपकी, ठीक है, तो आप इसके कर सकते हैं। इस पे दूसरी चीज़ बताता हूँ, पद जो होते हैं इस पे 2 प्रकार के पद आते हैं, एक होते हैं तकनीकी पद, एक होते हैं गैर तकनीकी पद। उसको थोड़ा समझ लीजिए क्या है तकनीकी और गैर तकनीकी। ये कौन से पद हैं? तकनीकी पद वो पद कहलाते हैं, जैसे आपको पता है पुलिस में आजकल बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया है साइबर सिक्योरिटी वगैरह का, कंप्यूटर सेल का, साइबर सेल वगैरह, तो अब इनके ज़्यादा तकनीकी पद निकलते। इसके साथ साथ तो इसमें आता है सूबेदार, जो तकनीकी पद होता है। एक तो सूबेदार, मतलब कई पद पहले चलते, सूबेदार होता है, सूबेदार है और सब इंस्पेक्टर। ये 2 प्रकार की भर्तियाँ बहुत ज़बरदस्त भर्तियाँ मानी जाती है। तो सूबेदार को तो मान लो कभी कभी निकल, सूबेदार की कभी कभी भर्ती निकलती है, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर उसकी वैकेंसियाँ ज़्यादातर आती हैं, जिसे हम कहते हैं उप निरीक्षक। तो तकनीकी पद में बता देता हूँ, एक होता है आयुध। पहले तकनीकी समझ लीजिए। आयुध मतलब आपके पास पहली बात होनी चाहिए क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तब तो आप इसको दे सकते हैं 3 साल का।
दूसरा QD होता है, उप निरीक्षक QD, ये भी तकनीकी पद है। भौतिक, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ आप स्नातक हो, मतलब BSc किए हो या कुछ ऐसी सब्जेक्ट किए हो, BCom कहना मतलब मैथ्स ऑनर्स किए हो, केमिस्ट्री ऑनर्स किए हो, मतलब BSc हो वो भी PCM के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, तब आप QD के लिए भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर रेडियो के लिए, इसके लिए किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्यों या 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा हो, तब आप इसमें डाल सकते हैं। और एक और होता है उप निरीक्षक उंगली चिन्ह। उंगली चिन्ह का मतलब होता है कि ये जो फिंगरप्रिंट के लिए जो एक बहुत ही स्पेशलाइज अधिकारी रखा जाता है 2 स्टार रैंक का, इसके लिए गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ आप स्नातक वगैरह किए हों, तो ये उंगली चिन्ह है इनके लिए। तो ये रहे हमारे पास पहले तकनीकी पद, ये थे हमारे तकनीकी पद। अब आते हैं तकनीकी अतकनीकी। अतकनीकी मतलब जो सामान्य पुलिस होती है, जो पकड़ती है, रिपोर्ट बनाती है, उसके बारे में चर्चा करें। तो एक सूबेदार जो है अतकनीकी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप क्या हैं, ग्रेजुएशन ले रखे हैं, आप कॉलेज पास हो रखे हैं, तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा उप निरीक्षक पुलिस बल में, जिला पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स होती है उसमें, उसके लिए आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, बस हो गया। और इसके अलावा आता है हमारा उप निरीक्षक विशेष शाखा। उप निरीक्षक विशेष शाखा कभी कभी जैसे मान लो CID वगैरह में निकाल दी, या कभी कभी कोई मतलब राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो है उसमें निकाल दिया, किसी ऐसी कोई मतलब इम्पोर्टेंट सेल है उसमें आपको डाल दिया गया। उसके लिए भी सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर का मतलब कौन है? प्लाटून कमांडर वह कहलाता है जो एक प्लाटून भी बनी होती है, जहाँ पर जो जैसे आप जानते हैं बहुत सारे जो सिक्योरिटी के जो सेल्स होते हैं, जैसे आप जान के CM हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, तो वहाँ पर एक कंपनीज बनी होती हैं, मतलब रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, उसमें भी एक SI वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्लाटून कमांडर के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। उस ग्रेजुएशन के बेस पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपकी एक सिस्टम रहा जो कि आपकी योग्यताएं, जिसके आधार पर इसको कर सकते हैं। मतलब शैक्षणिक योग्यता आपकी ग्रेजुएशन है, मतलब है, इसका जब कर ले तभी आप इसको फॉर्म भरें, ये मेरी सलाह है। तो जब तक फॉर्म आए, 3rd ईयर वगैरह में, जून वगैरह में आपका पेपर हो जाएगा, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसी हिसाब से आपने तैयारी शुरू कर दिया कि अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, जैसा भी हो। परीक्षा 3 चरणों में होती है इसकी, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। परीक्षा को 3 चरणों में लिखा गया है। इसका मतलब है सबसे पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा, दूसरी होगी आपकी PET और PST, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पहले PST होगी आपकी, जिसमें आपको देखा जाएगा 167.5 सेंटीमीटर हाइट है और 81 सेंटीमीटर से लेके 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट, और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट। ये PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका। उसके बाद PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका चेक किया जाएगा, मतलब दौड़ाया जाएगा आपको। उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। फिजिकल जिसे कहते हैं आप, फिजिकल में 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी। तो आप इसके लिए ध्यान रखें, तैयार रहें, 800 मीटर की दौड़ होगी आपकी, ठीक है। ये जो 800 मीटर की दौड़ होगी वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी पुरुषों के लिए 2 मिनट 40 सेकेंड में। आपका टाइम होगा 2 मिनट 40 सेकेंड। तो अपनी आप इफिशिएंसी अभी से बना लें। अगर महिला हैं तो आपके लिए होगा 3 मिनट 30 सेकेंड। अब भूतपूर्व सैनिक है तो 3 मिनट 15 सेकेंड। ये आप अपने दिमाग में रखें। पहले आपकी दौड़ होगी। दौड़ अगर आपने कर लिया तो उसके बाद करवाएंगे लंबी कूद, जिसे कहते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में पुरुषों के लिए कम से कम 13 फीट कूदना ही कूदना है हर हाल में। पुरुषों के लिए 13 फीट। कितने चांस में? 3 चांस में। मतलब इसमें चलो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये है
कि अगर मान लीजिए आप एक बार में कूदे, नहीं कूद पाए, तो दूसरी बार स्ट्रैटेजी बना के कूद सकते हैं आप। ठीक है। अगर महिला हैं आप, तो महिलाओं को सिर्फ कूदना है 10 फीट, वो भी आपको भी 3 चांस मिलेंगे। और अगर मान लीजिए आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तब भी मिलेंगे आपको 10 फीट, और सब में कितने मिलेंगे? 3 चांस। याद रखिए, मुझसे क्वेश्चन वही पूछिएगा फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके जो इस वीडियो में ना हो। मैं इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ। पहले आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके समझ में ना आए तब पूछना आप, या कि सीधे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि फिर से वही क्वेश्चन, सर वो कितने साल की उम्र है, कितने साल का है, मैं जनरल में हूँ तो क्या करूँ, मेरी हाइट इतनी है, तो सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ अभी। इसको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, तभी मुझसे मतलब इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको, अगर मैं आपके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपके लिए मैं तैयारी करके ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको ढंग से देखें, अगर आप इस तैयारी के प्रति सीरियस है तो। इसके अलावा इसमें गोला फेंक, गोला फेंक किया जाएगा। ये गोला होगा आपका 7 किलो 260 ग्राम का। तो 60 किलो 260 ग्राम का होगा कब? जब आप लॉन्ग जंप करके आएंगे, उसके बाद आपसे गोला फेंकवाया जाएगा। 7 किलो 260 ग्राम का। इस पे पुरुषों के लिए, मेल के लिए 19 फीट का गोला फेंका जाएगा। 19 फीट का गोला होगा आपके पास, 3 अवसर होंगे। महिलाओं के लिए 4 किलो का वजन होगा, महिलाओं के लिए 4 केजी का होगा। और महिलाओं को सिर्फ फेंकना कितना, जो इसमें लास्ट में आया था वो था 15 फीट। 15 फीट आपको फेंकना है। और अगर आप एक्स मैन हैं तो गोले का वजन वही रहेगा, आपको 15 फीट फेंकना है। 3 अवसर आपको ही मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ये बात पूरी क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आप इतना जानते हैं तो ठीक है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ है, कितना, कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर कितने लोगों को दौड़ाया जाए, कितने लोगों को दौड़ाया नहीं जाएगा। थोड़ा सा बात बता देता हूँ आपको मैं, कि जितने लोग एग्ज़ाम देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि पोस्ट कितनी है। मान लीजिए अगर पोस्ट 100 है तो बंदे बुलाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 500। 5 गुना जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना बंदों को, 5 गुना लोगों को बुलाया जाए। किस चीज़ के लिए? फिजिकल के लिए। इसमें यहाँ तक क्लियर आउट हो गया हर एक चीज़ पूरा एकदम। मैं चलते जा रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजी चलती जा रही है हमारी, योग्यता से लेके हर चीज़ों तक। इसके अलावा अगले चलेंगे, इसके बाद होगा इसका हमारा टेस्ट हो गया, फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद होगा आपका क्या? साक्षात्कार। साक्षात्कार आपको 10 अंकों का दिया जाएगा। 10 अंकों का इंटरव्यू होगा आपका। एक समिति होगी जो कि गठित की जाएगी, वो आपका लेगी। इसके बाद फिर आपको दिया जाएगा इसकी क्या? चयन सूची जारी की जाएगी। चयन सूची में देखा जाए क्या परीक्षण है, क्या परीक्षण नहीं। यहाँ तक क्लियर है बात को? अब इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए वो मैं एक बार निकाल रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हम इसमें दे सकते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेगा। उसकी मैं थोड़ा सा फॉर्मेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी मेन जो है वहीं से शुरुआत होगी हमारी। इसको जानना ज़रूरी है। तो 2 प्रकार के पद थे, एक था तकनीकी, एक था गैर तकनीकी। तो इनके एग्ज़ाम भी उसी हिसाब से होंगे। अब फ़ायदा उनको है जिनके पास बीएससी है या तकनीकी भी है, क्योंकि तकनीकी वाले दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं, गैर तकनीकी और तकनीकी वाले में। तो होगा ये कि जो तकनीकी वाले होंगे और गैर तकनीकी, इस पे अंतर ये होगा कि तकनीकी वालों को अलग से 100 नंबर का पेपर देना पड़ेगा और गैर तकनीकी वालों को सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर का टेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, एक लड़का है राम, उसने इसका भी फॉर्म भरा, इसका भी फॉर्म भरा है, तो उसको ये दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। और एक व्यक्ति जिसके पास तकनीकी की योग्यता नहीं है, सिंपल उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, जो मैं अभी तक बताया योग्यता वो नहीं है, तो वो इसके लिए भरेगा। मान लो श्याम, इसका दोस्त,
उसने गैर तकनीकी भर रखा है तो सिर्फ ये एग्जाम देगा। क्लियर है बात को? इस तकनीकी में क्या क्या पूछता है वो थोड़ा देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है आपको याद रखना है, रसायन शास्त्र होती है मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स है और गणित है। मतलब फिजिक्स पूछेगा आपका 33 मार्क्स की, केमिस्ट्री पूछेगा आपका 33 मार्क्स की, और मैथ्स पूछेगा आपका 34 मार्क्स। कितने हो गए टोटल? 100 मार्क्स। ये रहेगा एक सिस्टम तकनीकी वालों का। पहले तकनीकी वालों का एक पेपर हो गया। बचा बात किसकी? गैर तकनीकी की। तो गैर तकनीकी में जिससे जो दरोगा साहब होते हैं, जो फुल और मोड़ आते हैं, है ना, उनकी चर्चा करते हैं। तो उसके लिए 200 नंबर का पेपर होगा। उसको अच्छे से विद्वत जानते हैं कि जो गैर तकनीकी जो 200 नंबर का पेपर है वो क्या है, उसमें है क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादातर देखा जाएगा, कौन सी चीज़ें होंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें आप तैयार कर लें कि आपका सिलेक्शन तय होगा। पहली बात जान लीजिए कि मध्य प्रदेश का एसआई का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, भारत के समस्त जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे आसान पेपर अगर कोई आता हुआ तो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर होता है। यहाँ पर बच्चे मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होते, वो तो एक एक नंबर आधे आधे नंबर से बाहर हो जाते हैं। बस मैंने एक चीज़ देखी, बस मतलब वही बच्चा जिसको पता है सब कुछ और उसका दोस्त जिसको थोड़ा सा पता था, मतलब थोड़ा सा उससे कम पता था, कहने को थोड़ा सा पता नहीं, वो एक एक नंबर से बाहर होते हैं। मतलब हर व्यक्ति को पता होता है तो इसकी कटा भी अच्छी हाई तक ली जाती है। क्वेश्चन पैटर्न पूरी तरह से इतना आसान होता है कि हमेशा रिपीटेशन देता रहता है बहुत। बस दिक्कत इस चीज़ की स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते बच्चे, उस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ा खेल है। अगर स्ट्रैटेजी 3 से 4 महीने तक कर ली जाए तो आपका सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन पक्का मतलब होना तय है, अब मान के चलिए आप। अच्छा, अब बात करें इसके पाठ्यक्रम की गैर तकनीकी वाले की, तो सबसे पहला है 30 नंबर का इसकी, तो आती सीधे इंग्लिश। अब इंग्लिश में एमपी वालों को थोड़ा होती तकलीफ, सही बताऊँ आपको, ठीक है। दरोगा साहब जो होते हैं तो ये 30 नंबर की आएगी आपकी इंग्लिश, और इस इंग्लिश भी इतनी लल्लू होती है कि इसमें 27 से 28 नंबर लाना आसान है। बताऊंगा कैसे, अभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा होती है 70 नंबर की आपकी होती हिंदी। भाई अब है अगर एमपी मध्य प्रदेश तो हिंदी तो पूछेगा, वहाँ तो सब हिंदी में कार्यभार होता है। जिस व्यक्ति को हिंदी आती है, और हिंदी यानी मतलब ज्ञाता नहीं यार, नॉर्मल हिंदी पूछता है, वो 10वीं स्तर वाली 12वीं स्तर वाली, अगर उसको आती है ये हिंदी को पता है, अच्छे नॉलेज है, तो ये तय मानना है कि उसका सबसे बड़ा निर्णायक जो पार्ट होता है एसआई का वो यही होता है। और लास्ट में जो आपका आता है वो 100 नंबर का आपका आता है क्या, जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जो भी डाल दे आप इसमें। क्लियर बात को? ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सामान्य ज्ञान से होता मध्य प्रदेश के राज्य से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का सामान्य ज्ञान जानकारी, भूगोल, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, एप्टीट्यूड, समान बुद्धि, मतलब इससे प्रश्न पत्र होते हैं। और ये टोटल मिलाकर के प्रश्न पत्र बनता है 200 का। और अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से 4 महीने भी कर लेते हैं ढंग की, अभी से शुरू करते हैं, तो आपके इस 200 में 180 से 185 कहीं नहीं गए बिल्कुल। और इतने अगर मार्क्स आ जाते हैं आपके 180 से 85, तो उसके बाद आप चाहे इंटरव्यू में जो लाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, 4 नंबर देगा ना, कोई बात नहीं। पर मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो वाकई में सिंसियर हैं एंड दे वांट अ 2 स्टार एट देयर शोल्डर्स, सो प्लीज़ गेट रेडी यार, get ready for this one, because this vacancies, this post is made for you and this is waiting for you, so you must have to
प्रिपेयर फॉर दिस वन। और अगर इसको चाहते हैं और वाकई में मतलब है आपके अंदर तूफान कुछ करने का, देखो काम करने के लिए ना एक थाना ही काफ़ी होता है। जिसको काम करना है, जिसको कुछ वर्क करना है प्रशासन में जाकर, उसके लिए एक थाना ही काफ़ी है। और एक पुलिस स्टेशन के आप जब जाते हैं तो मुखिया बन ही जाते हैं, है कि नहीं। खासकर जब उन जगहों पर जैसे गांव वगैरह, ग्रामीण वगैरह होते हैं, वहाँ पर 15 से 20 गांव के बीच में एक थाना होता है, तो वहाँ कर लिए तो सब इंस्पेक्टर मतलब बहुत प्रभु ही हैं, समझ लीजिए आप। करता धरता वही है जो चाहे वो दरोगा साहब, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। अब इसकी स्ट्रैटेजी कैसे अपनाई जाए, अब यहीं से तो काम शुरू है पूरा। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वहाँ शुरू करता हूँ मैं, इंग्लिश से लेता हूँ। तो इंग्लिश में होता क्या, इंग्लिश में ऐसा क्या तूफान आता है, क्या कुछ नहीं, मैं फिक्स होता है उसमें कुछ चीज़ें। 8 पॉइंट फिक्स हैं उसके जो पूछता है। टेंस है, टेंस आप आराम से कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके पर, और पूरी की पूरी ऑनलाइन क्लासेस जो दी जाएगी एकदम इंट्रोडक्शन क्लास एकदम अच्छे से बताई जाएगी आपको। दूसरा मॉडल्स हैं, मॉडल्स मतलब स्कैन, कुड, शुड, ये सब यूज आते हैं और बहुत आसान से पूछता है उसमें भी। तीसरा इसमें आएगा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स बहुत सारे हैं, मतलब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप जब करते रहते हैं डिटरमिनर्स इसमें आएगा एग्जाम में। आर्टिकल्स है, मतलब यार ए एंड दी का यूज़ पूछता है, पूछता ही एक दो क्वेश्चन आएंगे इससे। वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टेंस अगर आता है तो ये आएगा, और ये आएगा तो उससे बना है नरेशन। तो 3 चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। नंबर 1 टेंसेस, टेंसेस अगर आपने कर लिए तो आपको नरेशंस वॉइस करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्योंकि टेंस अपने आप में एक्टिव वॉइस है। और ये दोनों करने के बाद आपको नरेशंस में ज़्यादा करने में दिक्कत नहीं, कुछ उसके बहुत शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं तो जो आपको एक हफ्ते में चुटकी में कर सकते हैं। इतना होने के बाद आपको आता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में इन, ऑन, एट, अपॉन, इन सब का यूजेस करना है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और सिंपल तरीके से, ज़्यादा उसको कूद फान नहीं करने इसमें। लास्ट में आता है क्लॉज। क्लॉज आएगा, क्लॉज में सेंटेंसेस को जोड़ना, सेंटेंसेस को कैसे उसका सब, मतलब उसमें कुछ नहीं होता, बस होगा उसमें लिखा होगा, आपको ऑप्शन करना, उसमें कुछ आपको लिखना उखने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ होंगे आपके अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज में कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी आपकी, और उस अनसीन पैसेज से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 10-12 क्वेश्चन आराम से इसी से निकल आता है। 5 से 10 क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 पैसेज आते ही आते हैं, आप मान के चलो 1 से 2 पैसे आते हैं। तो उसका अगर आपको टेंशन वगैरह आते हैं सही, तो आप उसको भी आराम से कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। तो ये तो रही हमारी इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश की पूरी की पूरी ये जो प्रिपरेशन है, लगभग 10 से 12 क्लास, मैं चलो मान दिया 15 क्लास कंप्लीट। साथ में हमारी जो क्लास होगी, जो हम क्लासरूम जो शुरू करेंगे या आप भी करें, पुराने प्रश्न पत्र उठा करके उसी पैटर्न को देख लें, उससे थोड़ा एडवांस में चलते रहें। पुराने प्रश्न पत्र से इसलिए क्योंकि आपको आइडिया रहेगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं क्या वो दिशा सही है कि गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षक होता है पुराने प्रश्न पत्र, वो बताते हैं कि हम क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। क्लियर हो यहाँ तक? अब आती हिंदी। हिंदी थोड़ा सा अपने आप में है, विराट है, विकराल है, जो भी है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत सही है। क्वेश्चन कहाँ से है, शब्द निर्माण से क्वेश्चन पूछता है 100%, और हर टॉपिक से क्वेश्चन इसमें उठते हैं, हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन उठते हैं, हर टॉपिक से आपको करना है कंप्लीट। इसकी कम से कम 20 से 25 या मान लो 30 वीडियोज़ अगर भी मिल गई आपको, लेक्चर हमारे मिल गए, तो आप एक क्वेश्चन बाहर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि हम भी नहीं छोड़ेंगे एक क्वेश्चन भी कि आप, हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे के पूरे हर एक लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीशन आपको मिल जाए। फिर है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द पर आधारित प्रश्न होंगे, मतलब उच्चारण जिनका एक जैसा हो लेकिन उनके अर्थ कैसे निकल हो अलग अलग। अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न होंगे, अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों। विलोम शब्द, विलोम का इसमें क्वेश्चन पूछेगा। पर्यायवाची वाक्यांश के लिए शब्द पर आधारित हैं, ठीक है। भाव विस्तार पर आधारित, अशुद्धि संशोधन पर प्रश्न, मतलब कुछ 2-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक अशुद्ध रहेगा। मुहावरे, लोकोक्तियाँ रहेंगी आपका। समास विग्रह, समास के भेद पर प्रश्न रहेगा। संक्षिप्तीकरण पर प्रश्न, कैसे संक्षिप्त किए जाते हैं जो सेंटेंसेस होते हैं उनको। भिन्नार्थक समोच्चाराती शब्द होते हैं। भिन्नार्थक समोच्चारित का मतलब है अर्थ भिन्न है लेकिन समुच्चारण उसका क्या है, उच्चारण एक जैसा है। वाक्य भेद, तकनीकी शब्दों का प्रयोग पर आधारित, मुझे तकनीकी मतलब प्रशासनिक, ठीक है, वैधानिक, अधिनियम, ठीक है, ये प्रशासनिक शब्दावली है।
बोली, विभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, इस पर प्रश्न होते हैं। इसके अलावा काव्यों से क्वेश्चन पूछता है, काव्य की परिभाषा से क्वेश्चन पूछता है, मुक्तक काव्य है, काव्य का प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है। रस से क्वेश्चन पूछता है, रस की परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये परिभाषा किसने दी, इसके अंग क्या है, इसके भेद क्या है। अलंकार में सबसे ज़्यादा पूछता है, दबा दबा के वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति पर प्रश्न होते हैं, क्योंकि लिखा ही हुआ है, तो इस जो लिखा रहे उसको तो पढ़ ही लोगे। इसका गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला पर प्रश्न होते हैं। छंद जिसे कहते हैं, रस, ये 5 चीज़ें होती इसमें। क्षेत्रीय बोलियाँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्षेत्रीय बोलियों से, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं, खड़ी बोली, ये सब जो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ठगलिहीन या ठगना का मतलब क्या है, कहाँ बोला जाता है, तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, खंडी साइड चले जाइए आप तो कहते हैं ठगलिहिस, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कई प्रकार के बोली से, भाषाओं से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका। तो ये पूरा का पूरा हिंदी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी में जो हिंदी भाषा की पत्रिकाएं हैं और राजधानी फिर निकलती हैं, जबलपुर से, ग्वालियर से कुछ नहीं, कुछ मालवा से निकलती हैं, कुछ करना है आपको। और एक गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा। 10 नंबर तो ये आप अपने वैसे मानिए। 10 नंबर मतलब गद्यांश, मतलब सिर्फ बहुत आसान होता है गद्यांश। गद्यांश का मतलब होता है कोई एक चीज़, पैराग्राफ लिखा होगा जिसके आपको आंसर करने हैं, और पद्यांश मतलब कोई एक कविता वगैरह बनी होगी जिसके कुछ आपको आंसर करने हैं। तो ये आपके 10 नंबर, इसको बोनस समझिए आप। तो ये था हमारा एक प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम जो कि आपको करना जरूरी था। अब इस पे सबसे जो महत्वपूर्ण विषय ये उठता है कि इसकी प्रिपरेशन फिर करें कैसे। इतना कुछ सिलेबस है, और इतने सिलेबस के अलावा ये तो मैंने अभी बात की इसकी इंग्लिश हिंदी की, ये हमें इसको शॉर्ट में लेके चलना है। अच्छा, कुछ लोग एसआई के लिए मैथ इतनी ज़्यादा पढ़ने लगते हैं कि लगता है कि बस तूफान मचा देंगे। मैं आपको बताता हूँ इसमें, इसको अगर पूरा बांटा जाए, पार्टीशन किया जाए, तो जीके में एक तो एमपी का जीके 10 क्वेश्चन तो तय है, इंडिया का जीके जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन तय हैं, करंट अफेयर मिला करके 10, तो टोटल आपका हो जाता है 40 से 50 क्वेश्चन इधर हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, जो कि 10 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं, तो 60 तक क्वेश्चन आपके इसमें भर जाते हैं। बचा 30 में आपकी आ गई रीजनिंग आ गई, प्लस आपकी आ गई क्या, मैथ। तो समझ रहे बात को, रीजनिंग भी आ गई और मैथ आ गई, तो कुल मिलाकर के अगर मैथ आती लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक, 20 से 24 क्वेश्चन। और मैथ कैसी पूछता है, सबसे लल्लू मैथ, लल्लू मतलब बहुत ही निचले स्तर की मैथ पूछता है। कुछ 2-4 क्वेश्चन अगर इधर भर दे तो अलग बात है। तो अपनी क्षमता को समझें आप, स्ट्रैटेजी को समझें कि स्ट्रैटेजी करनी क्या, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो मैथ में टाइम देने की आवश्यकता नहीं, अगर मैथ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप पुराने प्रश्न पत्र ही उठा करके अगर कर लेंगे, उतने ही सॉल्व करते जाएंगे, तो आप मैथ में तब भी अच्छे मार्क्स पा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, वो भी सामान्य रीजनिंग पूछता है। बाकी जीके पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। खासकर मध्य प्रदेश के जो एस्पिरेंट्स में, कैंडिडेट्स में सबसे अच्छी चीज़ है कि अच्छी इनके हिंदी बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है। उसकी रीज़न है क्योंकि जो स्कूलों में उतने अच्छी ढंग से इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती है, जो पढ़ाने वाले भी हैं उनसे खुद नहीं आती, तो क्या करोगे। तो बहुत बड़ी समस्या है, उनको भी नहीं आती। उसकी वजह है कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, भाषा है, लेकिन हमें एग्जाम के लिए तो समझना पड़ेगा, एग्जाम के लिए करना पड़ेगा, तो डरना नहीं किसी चीज़ का। तो हम एक प्रोग्राम जो अपना लॉन्च कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश दरोगा या एसआई के लिए, उस पर पूरा का पूरा एक फोकस रहेगा हमारा। 4 महीने की आपकी स्ट्रेटजी पूरी। अभी देखिए चल रहा है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 महीने में कोर्स। अब बाकी लगातार टेस्ट, लगातार, उससे बीच में टेस्ट होता रहेगा, लगातार टेस्ट होगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। बार बार फ़ोन करके बच्चे पूछते हैं सर कहाँ है आपका ऑफिस, कहाँ है। तो ऑफिस कुछ नहीं है, ऑफिस जो है आसमान में है, ठीक। ऑनलाइन है ऑफिस पूरा। आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, पेड ग्रुप बना दिया जाएगा। अभी पूरी की पूरी एसआई की प्रिपरेशंस के लिए जो हमने एक, याद रखिएगा मैं टाइम लिमिट दे रहा हूँ, उस टाइम लिमिट तक की बात कर रहा हूँ कि अगर 31 मार्च तक एडमिशन लेते हैं आप, रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, तो 2500 रुपये की फीस रखी जाएगी। ये फीस क्या सहयोग राशि के तौर पर है, क्योंकि फीस तो बड़ी चीज़ होती है।
अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आया कि फिर पढ़ाएगा कौन? जो भी पढ़ाएगा, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ा सा याद रखें, पढ़ाएगा वो जो व्यापम का एग्ज़ाम, पीवी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, एसआई में, फॉरेस्ट में, जेल में, या कि किसी के पास एमपीपीएससी का निकालने का अनुभव हो। मतलब कोई भी टीचर ऐसा मैं नहीं रखने वाला, या कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो कि एग्ज़ाम क्रैक ना किया हो। मतलब मुझे चाहिए वो व्यक्ति जो एग्ज़ाम क्रैक किया हो। तो अब मेरे पास ऑलरेडी हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जो कि एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं। मैं खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जेल पुलिस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा हूँ। ठीक है, मुझे पता है अच्छे से कि इसके एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे क्रैक नहीं करना, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, तो दोनों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फिजिकल भी क्वालिफाई किए, जेल का फिजिकल भी क्वालिफाई किया, दोनों क्वालिफाई किया मैं भी। तो मुझे अच्छे से पता है, इसका अनुभव है। साथ ही साथ इसके फिजिकल की तैयारी भी हम लोग करवाएंगे। फिजिकल की तैयारी के लिए 2 प्रकार की तैयारी है। एक तो जोन वाइज बांट दूंगा मैं, जैसे जबलपुर में जोन हो गया, जबलपुर रजिस्ट्रेशन कितने हो गए उसके आधार पर। तो जो फिजिकल की तैयारी की फीस रखी जाएगी, वो फिजिकल की रखी जाएगी आपकी 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। तो ये अलग है, ये अलग है। ये है आपके रिटर्न की तैयारी के लिए 2500, ये आपकी फिजिकल की तैयारी के लिए आपका 1000 रुपीज़। तो वो आपकी सब कुछ जो भी ये सारी चीज़ चर्चा करेंगे, जो भी चीज़ आपको करना है, तो आप बिल्कुल इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए नंबर दे रखा मैंने 9582012563 और 7827282211। ये दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं। फ़ोन ना लगे तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे एमपीएसआई की प्रिपरेशन करनी है, बस। कॉल बैक खुद कर लिया जाएगा, ये व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझे एमपीएसआई का कर दीजिए। तो आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, पेड ग्रुप जिसे कहते हैं। पेमेंट करने के बाद एक पेड ग्रुप बन जाएगा कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन तक के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी पूरी की पूरी। 15 तारीख से इसकी क्लास शुरू हो रही है, तो 15 तारीख से 15 मार्च से क्लास शुरू होंगी इसकी, और 31 मार्च तक एडमिशन तो चलता रहेगा, लेकिन 31 मार्च तक 2500 रुपये फीस होगी। उसके बाद 3000 3500 क्या होती है वो संस्था डिसाइड करेगी या मेरी टीम डिसाइड करेगी। लेकिन अभी जो लोग पहले एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी, वो रहेगी सिर्फ आपकी कितनी, 2500 रुपये। एक मतलब एक नॉर्मल, एक बहुत ही जेन्युइन सी चीज़ है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है आराम से। अगर दरोगा बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा आपको, तो इतना आपको करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी आपको। स्टूडेंट सपोर्ट नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है, कभी भी आप बात कर सकते हैं, कभी भी कस्टमर केयर में जो हमारा कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर है, कि कोई भी दिक्कत आएगी बात कर लेंगे आप पूरी अपनी प्रिपरेशन करिए। हम जी जान लगा करके आपकी प्रिपरेशन के लिए खड़े हैं, बैठे हैं, और हमने कमर कस ली है। और सुनिएगा, एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, मेरी बात बुरी लगे अच्छी लगे, लाइक करो डिसलाइक करो, आई डोंट केयर। मुझे चाहिए सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर मतलब जो वाकई में इसके लिए तड़फ हो, जो चाहता होगा मुझे करना है, एसआई बनना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, एनी हाउ क्रैक करना, वही लड़का लड़की मुझे फ़ोन करे और साथ में मुझे कॉल करे, या जो भी करना, जो प्रिपरेशन करना हो। और मुझे ऐसा लगा बीच में कोई भी कूद फांद शुरू हुई ग्रुप में, तो मैं तुरंत पैसा दूंगा, आप अपना पैसा लीजिए और आप ग्रुप से आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कूद फांद की जरूरत नहीं है, आराम से डिसिप्लिन के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। आप क्या हैं, कलेक्टर होंगे, अपने घर के लिए होंगे। यहाँ संस्था में जब एडमिशन लेंगे आप, तो सिर्फ एक शिक्षार्थी की तरह लेंगे, और यहाँ जो पढ़ाने वाला जो एक शिक्षक है उसकी आप रिस्पेक्ट करेंगे और हर चीज़ों का। क्योंकि ऐसा मतलब नहीं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो कुछ भी मतलब उठपटांग शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। मैं खींच के रखता हूँ इस चीज़ का। अब बाकी अगर आप थोड़ा सा उठपटांग भी अगर बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ऐसा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ऐसी कुछ करते हैं, तो आपको पता है कि फिर मैं तो खुद पुलिस वाला हूँ, कौन सी धाराएँ कौन से सेक्शन लगाने हैं मुझे अच्छे से पता है। इस चीज़ का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ों को आपको करनी है, कौन सी चीज़ों को आपको नहीं करनी है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत तरीके से धारदार बनाएं और करें, और जो भी मतलब आपको रिटर्न फिजिकल किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होने दूंगा मैं, पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा आपका। ये हमारा रहा चीज़ का, बस इतना ध्यान रखिएगा समय का। 15 मार्च से 31 मार्च तक का ये है, उसके बाद जो फीस एडमिशन होगा वो अप्रैल तक होगा, बस अप्रैल के बाद फिर एडमिशन लेना मुश्किल से मुश्किल, बहुत ही मुझे लगता है कि फिर उस बंद ही हो जाएगा एक प्रकार से।
तो अभी एडमिशन लेकर के अपनी प्रिपरेशन कर दें, और बार बार बोला सिर्फ वो एडमिशन लें जो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हों। सीरियस तो चलो छोड़ो, सीरियस का मतलब वो वाला मत ले लेना कि आप बीमार वाले सीरियस, सिंसियर, कि हाँ उनके अंदर एक जज्बा है, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना मन बना लीजिए इसकी तैयारी के लिए। इसकी तैयारी हम शुरू करवाएंगे आपको, 15 मार्च से इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और हमारी पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, 269 पद उसके लिए स्वीकृत हो गए हैं। उसकी भी तैयारी के लिए मैं अलग से वीडियो, उसकी स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो बनाऊंगा, कल परसों तक अब अपडेट हो जाएगा। उस पर भी अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकेंगे। उसके लिए कंबाइंड फीस जो है बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, उस पर बता दूंगा। तो आपको अभी इतना करना है कि इसके लिए आप ये प्रिपेयर हो जाइए। आपको मैंने सब कुछ बता दिया, कोई अगर दिक्कत आती, कुछ परेशानी आती, पूछ सकते जो इस वीडियो में ना हो। टेक केयर। ठीक है, तो रखता हूँ मैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, बाय बाय।